स्वागत है आपका बिजनेस क्लासेस के अंदर। आई एम कुशल। आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द नेम ऑफ टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, so today we will discuss what is the meaning of principles and what is the meaning of scientific management। ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये सेकंड यूनिट का पार्ट है। और प्लस टू बिजनेस स्टडीज के अंदर हम बात करें अगर दो तरह की मैनेजमेंट गिवन है, फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, सेकंड वन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ who is the father of administrative management and who is the father of scientific management and what is the meaning of scientific management also। तो firstly we will discuss who is the father of administrative management। तो listen all of you, the father of administrative or general management is Henry Fayol। the father of administrative management and general management Henry Fayol। Now the question is what is the meaning of scientific management and who is the father of scientific management। ठीक है, उस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स को लेकर। देखो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। दो वर्ड होते हैं हमारे पास, वी हैव टू वर्ड्स, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है सेकंड प्रिंसिपल। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो वर्ड है इसका मतलब है सिद्धांत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? इज सिद्धांत। और जो सेकंड जो प्रिंसिपल है जिसकी स्पेलिंग होती है PRINCEPAL, वहां पे जो वर्ड यूज होता है वो होता है PAL। इट मींस प्राधान्य चाहिए, वो पोस्ट को लेकर। ठीक है, इसका जो रिलेशन है वो सिद्धांत को लेकर है। और प्रिंसिपल्स या सिद्धांत क्या होते हैं कि दो जनरल गाइडलाइंस या जो दो जनरल स्टेटमेंट which play the significant role for managers for person they can take good decision। किसी बिजनेस के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। जैसे सबसे टीचिंग की हम बात करें कि किसी भी एस्पेक्ट को लेके बात करें, एक बड़ा कॉमन सा और एक ब्रॉड वर्ड सुना होगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में हो ना तो डेफिनेटली यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन अचीव योर टारगेट, यू कैन अचीव योर गोल। वेदर यू आर टीचर, वेदर यू आर डॉक्टर, वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर यू आर ए लॉयर, एनी अदर पर्सन यू कैन से अबाउट एनीथिंग। I am talking about the main and the simple and short word discipline। तो this is the meaning of principles। इस principles का meaning ये है। सिद्धांत होते क्या है, principles का meaning क्या है कि principles is that general guidelines those play a significant role for managers in decision making and you can say कि we can take the good decision also with the help of any principle। okay? तो उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एंड हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो नेम ऑफ पर्सन इज F.W. टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बता देता हूं आपको, भी हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इनकी जो स्टार्टिंग थी करियर की वो 1878 में इन्होंने एक मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की एज ए एम्प्लॉइज। बट उस कंपनी के अंदर अपनी मेहनत से, अपनी साइंटिफिक सोच से ये उस कंपनी के अंदर एज ए चीफ इंजीनियर बन गए थे, मतलब एक लोअर लेवल से हायर लेवल पर। ठीक है ना, विद इन 6 ईयर। आफ्टर दैट इन्होंने 1901 के अंदर बैथल स्टील कंपनी के अंदर एज ए कंसल्टेंट काम किया।
फिर 1903 में इनका एक रिसर्च पेपर आया जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। आपकी बार नोट कर लो, ये क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास जो पैटर्न चेंज हो गया है, एमसीक्यू वाला पैटर्न आ गया है, तो वहां भी आप पूछ सकता है आपसे कि बताओ कि किस सन में एफ.डब्ल्यू. टेलर का रिसर्च पेपर आया था। तो ये नोट कर लेना प्लीज। जो इसका जो स्टार्टिंग का करियर था वो था 1878 टू 1884। मैंने बता चुका हूँ, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। फिर 1901 में इन्होंने बैचलर स्टील कंपनी में काम किया। एंड 1903 में इनका एक पेपर आया, रिसर्च वर्क पेपर, जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। और 1911 के अंदर इनकी बुक आई, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उसने तो इवन मैनेजमेंट वर्ल्ड के अंदर इवन एम्प्लॉइज सबकी डेफिनेशन चेंज कर दी। वो हम पढ़ेंगे कैसे की है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द नेम ऑफ पर्सन इज एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। मैं 3 और 4 वर्ड्स के अंदर ही इसका पूरा जो मीनिंग है वो सम अप कर देता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सपोज किसी कंपनी के अंदर मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूं, आई एम प्रोडक्शन मैनेजर, और मेरे अंडर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, मे बी सुपरवाइजर, मे बी सबऑर्डिनेट्स, मे बी एनीथिंग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपने रियल ब्रदर को वहां अपॉइंट कर लेता हूं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी कॉम्पिटेंसी, विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑल्सो। बट एक सेकंड पर्सन है जो उस पोस्ट के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट है, मोस्ट सुटेबल है, उसको मैं कहता हूं नहीं, आप नहीं, अभी जगह नहीं है, और मैंने क्या कर लिया, मेरे ब्रदर को वहां पे अपॉइंट कर लिया। तो ये क्या है माय डियर, दिस इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस के अंदर हमें अपने हेनरी फ्योर्ड के अंदर जो प्रिंसिपल थे हेनरी फ्योर्ड के, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल उनका, इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वहां पर भी बात सिखाई गई थी कि आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी रखना होता है और बिजनेस का इंटरेस्ट हमेशा प्राइमरी। तो जो ये बात कर रहा हूं आपके सामने वो क्या है, वो भी साइंटिफिक सोच है, साइंटिफिक थिंक माय डियर, लॉजिक वी कैन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो लिसन प्लीज ऑल ऑफ यू। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर एक पॉइंट नोट करने का है, वो क्या है, यहां बोलता है वो कि डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच and implement scientific मैनेजमेंट बोल दो या अप्रोच बोल दो, एक ही बात है, इन देयर प्लेस, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, बहुत आसान सा, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। देखो बिजनेस स्टडीज को बच्चे बहुत मुश्किल सोचते हैं, मैं कहता हूं कि बिजनेस स्टडीज जितना इजी सब्जेक्ट है उतना कोई भी नहीं। स्कोरिंग पेपर है बस, जितने ज्यादा उसमें स्कोर कर लोगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें, बिजनेस स्टडी जो एक चीज और मैं बता दूं, बिजनेस स्टडी रटने का सब्जेक्ट नहीं है बेटा, याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस स्टडी सीखने का सब्जेक्ट है। ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूं अपनी लाइफ में, और आपको भी करनी चाहिए। यू विल डेफिनेटली, अगर आप फ्यूचर में करोगे तो डेफिनेटली यू विल अटेन योर टारगेट्स। अपने टारगेट बनाए होंगे 12th के अंदर कि मेरा टारगेट इतना है, मेरा टारगेट इतना है, तो उस टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो यहां पर मैंने मीनिंग क्या बताया आपको कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इंप्लीमेंटिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इन देयर प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि बिजनेस के अंदर कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी लेवल, किसी भी पोस्ट पे काम करता है, उसको हमेशा इज ऑलवेज शुड बी लॉजिकल, साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब यहां से सोचने वाला, यहां से सोचने वाला, चीजों को एनालाइज करके सोचना। मेरी बात समझ आ रही है?
कुछ चीज ऐसी होती है जो हाँ भी उसने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भी नहीं देखते हैं। जैसे आज हम बात करें मीडिया के अंदर क्या हो रहा है, दो तरह की मीडिया है, एक मीडिया सच बोलता है, एक मीडिया झूठ बोलता है। कुछ लोग ऐसे झूठ पे विश्वास कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे चीजों को फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं भी नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो जो लोग फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम बोलते हैं साइंटिफिक। और वैसे भी जो ये वर्ड है ना वो बना है साइंस से। और साइंस क्या है, साइंस भी एक तरह से कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। साइंस के अंदर कोई भी चीज ऐसे नहीं है अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूं तो कुछ देर के बाद ये नीचे आ जाएगा। इसको नीचे आने के पीछे भी अपना एक लॉजिक है, अपना एक फैक्ट है। यस और नो? तो ऐसे ही हम यहाँ पे कंसीडर जो कर रहे हैं बेटा वो भी साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक है, एनी डाउट? मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला है। ये जो वर्ड है डिस्कार्डिंग, आप यहाँ पे एलिमिनेटिंग भी बोल सकते हो। एलिमिनेट, अपनी सोच के अंदर से जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको एलिमिनेट करके वहां पे आपको क्या करना है, साइंटिफिक चीजें इंप्लीमेंट करनी है, साइंटिफिक रहना है, ताकि आप दूसरों को भी साइंटिफिक डिसीजन दे पाओ, दूसरों के साथ साइंटिफिक डिसीजन ले पाओ, उनको भी सिखा पाओ कि हाँ यू शुड ऑलवेज बी साइंटिफिक। ओके, अब हम बात करते हैं जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड एज फर्दर वी हैव 4 मेजर साइंटिफिक ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट वन इज, आप आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ा रफ कर देता हूं इसको। ठीक है ना, ठीक है। FW टेलर को रफ नहीं करते हैं क्योंकि ये इसके फादर है। वैसे तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, मुझे याद आ गया, आपकी 12th क्लास है ना, तो 12th क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों को यही सिखाया जाता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो है FW टेलर। लेकिन जब आप बीकॉम में या सीएस की तरफ जाओगे बेटा, तो वहां जो बिजनेस स्टडीज आपके सामने आएगा, मैनेजमेंट आएगी ना, वहां पे आपको बहुत सारे पर्सन्स, एक्सपर्ट्स को पढ़ने को मिलेगा, दोस्त प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैं इनका नाम बता देता हूँ, सिलेबस में नहीं है बट आपके नॉलेज के लिए। एक का नाम जैसे फ्रैंक और लेनिन गिलक्रिस्ट है, हेनिंगटन एमर्सन है और हर्जबर्ग है। ये सारे वो पर्सन है जिनका साइंटिफिक मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट रोल है। उसके बावजूद भी बिसाइड ऑल द एक्टिविटीज हम क्या बोल रहे हैं कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द नेम ऑफ पर्सन इज FW टेलर। ओके, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, आपको याद रहे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है भाई, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो एक बात और बेटा, एक चीज बच्चों को लेकर मैं भी क्लियर कर दूं, पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो आपसे बोलेगा एक केस पैराग्राफ देगा और पैराग्राफ के अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा। पहले वो बोलेगा आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो उसके अंदर सिर्फ आपको FW टेलर के ही प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने हैं। मैं क्लियर कर दूं, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स बेटा, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें। वो क्या बोल रहा है कि अगर वो आपसे ये पूछे आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वहां जो टॉपिक बनेगा वो बनेंगे आपके ये प्रिंसिपल्स जो 4 है। लेकिन अगर वो बोले आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो 95% कंडीशन बनेगी हेनरी फ्योर्ड की। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा क्योंकि केस स्टडीज के अंदर एक क्वेश्चन के 2 आंसर होते हैं, यू नो वेरी वेल बेटा, आप पढ़ भी रहे हो सभी। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि उसने बोला क्या है। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, हाउ टू अटेम्प्ट द केस स्टडीज। ठीक है ना, एक एक पॉइंट की 1 मार्क की केस स्टडी उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स में कैसे करना है, 4 में कैसे करना है, देन 5 एंड 6। ठीक है, बट मेरी बात याद रखना सभी, अगर वो बोले आपसे आइडेंटिफाई द साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो यू विल चेक द दीज 4 प्रिंसिपल। अगर वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो यू विल चेक 14 प्रिंसिपल। ठीक है ना, दोज इज गिवन बाय हेनरी फ्योर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का पार्ट है। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, साइंस अलग चीज बताइए और नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, लकीर का फकीर।
आज हम देखें ना बहुत सारे पीपल जो हैं हमारे आसपास में वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। लकीर का फकीर का मतलब कि एक चीज जो उनको सिखा दी गई है उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं बस। चाहे वो आप ट्रेडिशंस की बात कर लो, चाहे टेक्निक की बात कर लो या मेथड की बात कर लो। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, हमारे टाइम में तो इंग्लिश 6th क्लास में पढ़ाई जाती थी, आजकल तो बच्चों को नर्सरी, प्री नर्सरी, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो वहां पे अल्फाबेट्स, ये इंग्लिश जब सिखाई जाती है बच्चे को, तो इन फर्स्ट अल्फाबेट्स जो लिया जाता है वो क्या है, ए फॉर एप्पल। वो क्या है, ए फॉर एप्पल। आपने वो सीखा, मैंने वो सीखा। आज भी हम क्या सिखा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, है ना। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ए फॉर एप्पल ही होता है? ए फॉर एरोप्लेन हो सकता है, ए फॉर एयर, ए फॉर अकाउंटेंसी, ए फॉर अमित, किसी बच्चे का नाम हम याद करवा सकते हैं, उसी का नाम सपोज अमित हो सकता है ना। ए फॉर अनुराग, ए फॉर अंकुश, सो मेनी थिंग्स आते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि यू शुड ऑलवेज बी साइंटिफिक, यू शुड ऑलवेज बी लॉजिकल। वो पॉइंट मैंने लिख दिए यहां से, मतलब रफ कर दिए, सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूं अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, कि एलिमिनेटिंग ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंट मॉडर्न और साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक कंसेप्ट, ठीक है ना। हमारा पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट इन लाइंस, इन वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं है, ठीक है। वो बोल के रहा है कि साइंस नो रूल ऑफ थंब। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको अपने दिमाग में से ना जो भी ट्रेडिशनल पुरानी बातें, जैसे मेरी मम्मी कहती है, अब तो नहीं बोलते, हमने सिखा दिया उनको कि थर्सडे को कपड़े नहीं धोने चाहिए, रविवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो मैंने पूछा भी क्यों? बोलते हैं बस पुराने लोग मानते हैं नहीं धोना चाहिए। मैं कहता हूँ जब भी टाइम में धो देना चाहिए, जब आपको लगे बंडल बहुत सारा बल्क में हो गया है तो क्या दिक्कत है ना। हम मानते हैं ना कि मंगलवार को दाढ़ी नहीं करवानी चाहिए या शेव वगैरह नहीं करवाना चाहिए, मैं तो करवा लेता हूँ जब मुझे टाइम लगता है। तो जब मैं साइंटिफिक रहूंगा तभी तो आपको सिखा पाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, सीरियस बात है, सीरियसली आप भी करवा सकते हो, डोंट वरी। हाँ, यहाँ दुकानें ओपन होती है वैसे। तो हम बात कर रहे हैं साइंस नो रूल ऑफ थंब, ये बात समझ आई? मैंने एग्जांपल बताया, मैं बता रहा हूँ उसकी कंसेप्ट। कंसेप्ट में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यू शुड ऑलवेज बी साइंटिफिक। इसका मतलब कि एक पर्सन को हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, उसको टाइम के अकॉर्डिंग न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स या न्यू अप्रोच डेवलप करनी चाहिए, जो अप्रोच, जो मेथड उसके काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सके। तो मैं आपके नोटिस या आपको क्योर करवाने के लिए 2-3 वर्ड बोल देता हूं, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक। ओके, ये सारी साइंस नो रूल ऑफ थंब से, ठीक है। यस और नो? अब मुझे एक मशीन चलानी आती है तो बस मैं मशीन चलाया जा रहा हूं, कोई मेरे पास है, मैंने सेम मेथड उसको सिखा दी, ले समझ आई मेरी बात? ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई चीज हमने सीख ली तो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जब करोगे तब तक, जब कोई चीज एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो डेफिनेटली आप उस चीज में स्पेशलाइज हो जाते हो, नई नई चीजें सीखते हो उसमें, ठीक है। अब मार्केट में देख लो, हर चीज जो है डायनामिक है आजकल, तो इवन जो ट्रेंड है वो इतनी जल्दी से चेंज हो रहा है, हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले फर्स्ट जनरेशन आया, फिर सेकंड आया, उसके बाद थर्ड आया, देन फोर्थ जनरेशन आया। तो ये भी क्या है आइडिया, ये भी तो चीजें साइंटिफिक हो रही हैं, डे बाय डे एनालाइज कर रहे हैं, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो वो भी सारा किसका पार्ट है हमारा? साइंस नो रूल ऑफ थंब। ओके, यस और नो? रिपीट करें, यस और नो? ओके, आगे बात करें सेकंड पॉइंट। सेकंड में हम बात करेंगे, एक पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कर्ड। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं भाई, हार्मनी का मतलब क्या होता है। हार्मनी को हम यहां पे कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ।
किसके साथ कंडीशन करते हैं, कंसीडर करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं दोबारा से, इसको मैं बाद में बताता हूँ। हार्मनी नोट डिस्कर्ड क्या है, देखो सभी ध्यान से। सपोज ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को पास में लाऊंगा और जोर से इनको प्रेस करूंगा तो क्या होता है, क्लैप होती है ना। क्लैप हम ऐसे करते, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट हैं बेसिक, एक है एम्प्लॉइज और एक है उसके वर्कर। अगर ये दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे ना बेटा, तो डेफिनेटली जो टारगेट्स हैं इनका वो इफेक्टिवली और इफिशिएंट मैनर में अचीव होगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो कभी भी इनके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों को, एम्प्लॉइज को भी और ओनर को भी, अपनी सोच में जो इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो थिंकिंग है, उसमें चेंज लाना पड़ेगा। और इस चेंज लाने की प्रोसेस, कंसेप्ट को हम बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। मैं लिख देता हूं प्लीज। ठीक है भाई, देखो सभी ध्यान से, ये हम आपने पढ़ा होगा, हर लेवल ऐसा होता है बिजनेस का। यहाँ पे ये टॉप लेवल है, ये मिड लेवल है, ये लोअर लेवल है। दिस इज प्लेटफॉर्म एरिया। ये मिड लेवल, सॉरी, ये लोअर लेवल है, मिड लेवल है और ये टॉप लेवल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिकली, दो तरह के लेवल होते हैं, दो तरह के पर्सन होते हैं। एक तो ये वाले भाई जो मालिक है, ओनर्स, और एक ये वाले पर्सन जो एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। यस और नो? तो जब तक ये दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे ना, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड का मतलब क्या है, हार्मनी मतलब तालमेल, आपस में मिलजुल कर काम करना। सेकंड जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो इस बात के ऊपर फोकस कर रहा है कि ओनर एंड एम्प्लॉइज दे विल चेंज इन आइडियोलॉजी, दे विल चेंज इन साइंटिफिक, ये साइंटिफिकली। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, अगर मैं 19वीं सेंचुरी की बात करूं, वहां पे एम्प्लॉइज को एज ए बर्डन माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि हम प्रॉफिट का बहुत सारा पार्ट उनकी सैलरी पे खर्च करते हैं। लेकिन आज जो चीजें हैं वो चेंज हो गई हैं। आज जो चीजें हैं वो एम्प्लॉइज को एज ए बर्डन ना मान के उनको अपना रिसोर्स मानते हैं कि अगर ये नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो उसी चीज को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज को ये सोचना पड़ेगा, अगर ओनर नहीं होगा तो काम कैसे मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और ऐसे ही ओनर को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर एम्प्लॉइज नहीं होंगे तो एक्चुअल में काम कौन करेगा, खुद तो करने से लाएगा सारा काम। तो बोथ विल चेंज इन आइडियोलॉजी, बोथ विल चेंज इन थिंकिंग माइंड। इसी सोच में चेंज लाने को हम क्या बोलते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ थर्ड में हम कंसीडर करते हैं, जो मेन पॉइंट है इसका, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। ओके, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। स्पेलिंग अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है वो हार्मनी नॉट डिस्कर्ड का एक्सपेंडेड वर्जन है। इसका मतलब अगर ये 2G मोबाइल फोन है ना, तो ये 4G है भाई, ठीक है। अगर हार्मनी नॉट डिस्कर्ड 2G मोबाइल फोन के फीचर्स है इसके अंदर, तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल के अंदर 2G के साथ साथ 3G और ये अपने आप में क्या है, 4G। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो काम हम हार्मनी नॉट डिस्कर्ड के अंदर कर रहे हैं ना, वो तो करेंगे ही करेंगे, मतलब मेंटल रेवोल्यूशन तो होगा ही होगा। समझ, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर दोनों में डिफरेंस बताइए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फोकस करने की चीज है वो फोकस ये करना है बेटा कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल के अंदर हमें क्या करना है कि जब भी कोई मैनेजर्स
कोई डिसीजन लेगा तो दे विल कम्युनिकेट, दे विल डिस्कस विद आवर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई बात समझ? यस और नो? कि कोई मैनेजर या कोई जो अथॉरिटी पर्सन कोई डिसीजन लेने से पहले अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक बार उसको शेयर जरूर कर ले, उन दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा हम एम्प्लॉइज की ही मानेंगे, नो माय डियर, लेकिन एक बार अपने एम्प्लॉइज के साथ उस डिसीजन को हम मतलब हल्का फुल्का, सभी के साथ नहीं, जो आपके जो इवन जो खास वाले होते हैं, इवन जो आपको लगता है कि हाँ ये कॉम्पिटेंट है, ये क्वालिफाइड है और ये इवन अच्छा सजेशन दे सकता है। यस तो जैसे हमने पढ़ा था फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर, जो आगे टॉपिक आएगा वहां पर भी जो गैंग बॉस होता है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है। एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक आता है, उसमें हम 6 पर्सन के ग्रुप बनाते हैं और 6 में से एक उनका लीडर होता है, तो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो शेयर कर सकता है और आफ्टर डिस्कस्ड ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। सपोज मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मान लेते हैं कि जो टॉप लेवल है उन्होंने डिसीजन लिया कि कल से सभी के सभी जो पर्सन हैं बिजनेस के अंदर 1 घंटा पहले आएंगे और 1 घंटा बाद में जाएंगे। अपने एम्प्लॉय से बिना किसी डिस्कशन के उसने क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया, सबके पास सर्कुलर चले गए, नोटिस आ गया सबके पास, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब वो नोटिस इंप्लीमेंट होने की बात आई तो एम्प्लॉइज आ गए उनके पास, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, बसेस की है, घर में प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी दिक्कतें आ गई, ठीक है ना, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो इससे बेटर क्या है कि आप एक बार अपने एम्प्लॉइज का सजेशन ले लो, उनका ओपिनियन ले लो कि हम अपने टारगेट को डबल करने की सोच रहे हैं या इवन माय डियर आपके पास काम ज्यादा है, तो हम आप सोच रहे हैं कि आप में से हर कोई, इवन सभी नहीं, अपने रूटीन के हिसाब से 1-1 घंटा एक्स्ट्रा काम करने की ड्यूटी बात, ठीक है ना। उससे क्या रहेगा, कंफ्लिक्ट नहीं हो पाएंगे, कंफ्लिक्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा है साइंस नोट रूल ऑफ थंब, सेकंड हमने पढ़ा है हार्ट नोट डिस्कर्ड एंड थर्ड वन इज कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म के अंदर दोबारा से बता रहा हूं, माय डियर लिसन प्लीज, कि whenever you are thinking about you will take a decision, you are taking the decision, before taking any decision please these decision discuss with your subordinates। वो किसका पार्ट बनेगा हमारा, कोऑपरेशन और इंडिविजुअल, ठीक है। एंड उसके बाद इसका लास्ट प्रिंसिपल, द नेम ऑफ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ each and every person to his and her, development of each and every person to his and her of greatest efficiency and prosperity, ठीक है। एक बात बताऊं तुम सभी को, साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल हैं, वैसे मैंने पढ़े तभी बता रहा हूं, आपके पास 4 है, टेंशन ना लो, बट बताऊंगा। सीबीएसई बोर्ड में मत लिखना कभी वो सर ने गलत पढ़ा दिया, फिर मुझे आगे तुम कहोगे सर हमने गलत बताया। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो 5th प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। जब आप सभी हाई क्लासेस में जाओगे, सीई में जाओगे ना, तो वहां पे तुम पढ़ना जो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुक है जो 1911 पब्लिश हुई थी, वहां पे पॉइंट लिखा हुआ है, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। बट हमें सिर्फ यहीं तक करना है, प्लीज ऑल ऑफ यू ये बात ध्यान से सुन लेना, लिखना मत कोई, कभी लिख के बैठ जाओ फिर मुझे कमेंट करो सर ये बताओ वो बताओ, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जो ये पॉइंट है ना, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, इस प्रिंसिपल के अंदर हमें 3 चीजें फॉलो करनी है, 3 थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तुम इसमें होता क्या है। क्योंकि जो ये लाइन है ना, बच्चे लाइन पढ़ते ही कहते हैं पता नहीं सर क्या है क्या नहीं है। मैं कहता हूँ छोड़ो उस लाइन को, हमें इससे कोई मतलब नहीं क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। बोला गया डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखो 3 चीजें करनी है आपको इसमें, वो 3 चीजें आप क्या करोगे,
सबसे पहले उसने बोला है इस प्रिंसिपल के अंदर कि सिलेक्शन should be scientific। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना, इवन स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सपोज मैं एक कंपनी प्रोडक्शन मैनेजर हूं और एक पोस्ट वैकेंट है और मैं उस पोस्ट पे कंपिटेंट पर्सन को अपॉइंट करने की बजाय मेरे ब्रदर को अपॉइंट कर देता हूं, जो क्यों कर भाई मेरा ब्रदर है जो कंपिटेंट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, वो गलत है। तो यहां उस बात को हम फॉलो करेंगे कि सिलेक्शन शुड बी साइंटिफिक। एफडब्ल्यू टेलर ने सबसे पहले इस प्रिंसिपल में ये बोला है कि जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना वो साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक का मतलब अगर मैनेजर की पोस्ट है तो मैनेजर की पोस्ट के लिए मैनेजर लेवल की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी, स्ट्रेंथ सब कुछ मैनेजर में होना चाहिए। अगर आप 10th पास किसी पर्सन को मैनेजर लगा रहे हो तो माय डियर वो आपकी प्रॉब्लम आगे के लिए क्रिएट होगी, क्योंकि लेस कॉम्पिटेंट, लेस एक्सपीरियंस और उस पोस्ट के लिए फिर वो इवन एडजस्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम आपको को फेस करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वन क्या बोला, सिलेक्शन शुड बी साइंटिफिक। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट इसी में जो आता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, देन allotted the department या allotted the post as per qualification। इस पॉइंट में एक चीज नोट करने की है भाई, देखो सिलेक्शन तो हमने कर ली इसके साइंटिफिक मेथड में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है कि पर्सन की जो क्वालिफिकेशन है, इट मींस नेचर ऑफ जॉब एंड नेचर ऑफ पोस्ट शुड बी मैच, वो मैच होना चाहिए। अगर आप आरके सिंगला में पढ़ो तो आई थिंक आरके सिंगला में ये पॉइंट गिवन ही नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर जो लेटेस्ट बुक आई है एनसीईआरटी की, अच्छा दिया हुआ तो उसमें, ठीक है, जीएसएलएफ में भी गिवन है, डोंट वरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला क्या है, allotted the department as per the qualification। यहाँ पे सिलेक्शन हो गई, उसके बाद क्वालिफिकेशन में जैसे मैं बता रहा हूँ कि सपोज आपने स्कूल के अंदर पर्सन अपॉइंट किया पीजीटी इंग्लिश, अपॉइंट हो गया, कोई इशू नहीं है, क्वालिफाइड भी है, आपने डिपार्टमेंट अलॉट होगी सर इंग्लिश डिपार्टमेंट है, लेकिन आप उससे काम करवा रहे हो पीआरटी का, ये टीजीटी सर 6 क्लास पढ़ा लो, बट वो पीजीटी है तो क्या वो कर पाएगा, नेवर माइंड। एक परचेज मैनेजर है, उसकी स्पेशलाइजेशन परचेज की है वो मैनेजर, लेकिन आप उसको काम दे रहे हो सर मार्केटिंग का, या सपोज आप फाइनेंस का काम दे रहे हो उसको, तो कैसे कर पाएगा। तो इसमें एक पॉइंट नोट करने का है कि नेचर ऑफ जॉब या जो क्वालिफिकेशन है और जो पोस्ट है दोनों की मैच होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, तुम लिख सकते हो सभी, यहाँ स्पेस कम रह गया है, वहां पे हमें क्या करना है, नाउ आफ्टर वी कैन से सिलेक्शन होगी, उसकी डिपार्टमेंट अलॉट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम उसको ट्रेनिंग देंगे बेटा उस पर्टिकुलर पोस्ट की, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, पर्टिकुलर टास्क की। अगर सपोज आप, जैसे मैं अपनी बात करूं, ठीक है ना, तो इवन मैं लास्ट 3 ईयर से बिजनेस स्टडी टीच कर रहा हूं, बट कॉमर्स के 3 मेन सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, बट आई एम टीचिंग बिजनेस स्टडी। व्हाई आई एम टीचिंग बिजनेस स्टडी, बिकॉज माय स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस स्टडीज, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग बिजनेस स्टडीज। केस सीरीज को लेकर, डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर, यू कैन से एनीथिंग, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी किसी भी तरह की कोई भी केस स्टडीज आप कमेंट में जाइए, कॉपी पेस्ट करिए, कोई इशू नहीं, मैं सोल्व करूंगा उसको, ठीक है। तो इसके अंदर ये पॉइंट नोट कर लेना सभी कि आफ्टर दैट यू विल इम्पार्टिंग, में लिख देता हूं अगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, टू स्पेसिफिक पोस्ट की पॉइंट याद रखना। ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, यहाँ पे वर्ड है ना, ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एसेंशियल प्रोस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि जब एक पर्सन एक काम को बार बार करेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ये है तुम्हारा थर्ड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक बार फास्ट फॉरवर्ड मैनर में सबको मैं गो थ्रू करवा देता हूं, हमने क्या किया, रिकलेक्ट कर लेते हैं 2 मिनट्स के अंदर। हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, मैंने बता दिया प्रिंसिपल सिद्धांत है
और जो दूसरा PAI है वो प्रधानाचार्य वाला होता है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत मींस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि दोस थिंग्स दे प्ले द सिग्निफिकेंट रोल फॉर मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब मैंने क्या बताया? एलिमिनेटिंग ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और अप्रोच एंड इंप्लीमेंट मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट इन देयर प्लेस। कि पुराने ख्यालात को छोड़कर, पुरानी जो अप्रोच है उसको छोड़कर आपको साइंटिफिक चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? FW टेलर। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर कौन है हमारा? हेनरी फ्यूल। ठीक है। एक चीज और बताऊं, नोट कर लेना एक्स्ट्रा, क्योंकि बात आता है तो बता रहा हूं। एक और अप्रोच होती है, आपके बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। उसके फादर का नाम है मैक्स वेबर। सिलेबस में नहीं है, नॉलेज के लिए, बट यहाँ पे हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हमने पढ़ा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसमें न्यू मेथड टेक्निक की बात की गई है। सेकंड है आर्गन ऑफ डिस्कट, जहां पे हमने पढ़ा है मेंटल रेवोल्यूशन, चेंज इन आइडियोलॉजी इन वी कैन से थिंकिंग, इसमें मैंने बताया था ऑनर ऑफ एम्प्लॉइज को लेकर। नाउ थर्ड वन कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल, मैंने बताया था कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मैनेजर या कोई पर्सन जब कोई डिसीजन लेगा, अथॉरिटी पर्सन, तो पहले वो अपने एम्प्लॉइज के साथ डिस्कस करेगा, आफ्टर दैट उसको इंप्लीमेंट करेगा। और फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी के अंदर सिलेक्शन शुड बी साइंटिफिक, अलॉटिंग द डिपार्टमेंट एज पर द क्वालिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज इंपार्टिंग नॉलेज एंड स्किल टू द स्पेसिफिक पोस्ट। ठीक है भाई, आज की मेरी क्लास यही थी और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, न्यू वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए जो बेल, जो घंटी का बटन है, प्लीज उसको क्या करिए सभी माय डियर प्रेस कर दीजिए। और जितने आपके डाउट्स हैं सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।